ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले में किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में मेडिकल एडमिशन नियमों में बदलाव, काउंसलिंग अब पूरी तरह ऑनलाइन। इंडिया गठबंधन की आज शाम 7 बजे वर्चुअल बैठक। दंतेवाड़ा में मलेरिया का कहर, छात्रावासों में 459 बच्चे संक्रमित। पीएम मोदी 23-24 जुलाई को यूके दौरे पर जा सकते हैं। भारत यूके एफटीए पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। नमस्कार, मैं प्रवीण देवांगन और आप संदेश भारत देख रहे हैं। हमारी पत्रकारिता जनहित के लिए है और हमारा मकसद है आपको सटीक और ताजा खबरें पहुंचाना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें ताकि आपको हर अपडेट समय पर मिलती रहे। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। चलिए अब चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। 18 जुलाई को नारायणपुर के अबूझमाड़ जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में 6 नक्सली मारे गए और AK-47 सहित कई हथियार बरामद हुए। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से यह सफलता मिली। बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के खिलाफ यह एक और बड़ा कदम है। इस मुठभेड़ से नक्सलियों का मनोबल टूटने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि शांति स्थापना के लिए ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल के लिए चावल उपार्जन का लक्ष्य 70 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 78 लाख मीट्रिक टन किया। इससे लाखों किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में यह फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। सरकार ने पारदर्शी उपार्जन के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया है। किसानों का कहना है कि इससे उनकी आय बढ़ेगी और जीवन स्तर सुधरेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर जोर है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर करने की योजना है। सड़कों और बिजली की सुविधा बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस दस्तावेज को लागू करने के लिए समितियां बनाई गई हैं। यह छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगा। छत्तीसगढ़ में 140 करोड़ रुपए का कस्टम मिलिंग घोटाला सामने आया। कई चावल मिलर्स पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप है। सरकार ने 2700 मिलर से वसूली शुरू की और जांच को तेज किया। यह घोटाला चावल मिलिंग में अनियमितताओं का परिणाम है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। इससे भविष्य में ऐसी धांधलियों पर भी रोक लग सकती है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने लॉजिस्टिक नीति 2025 को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य बस्तर और सरगुजा जैसे सुदूर क्षेत्रों में परिवहन और गोदाम सुविधाएं बेहतर करना है। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का कहना है कि यह नीति छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाएगी। निवेशकों ने इस नीति की सराहना की है। यह क्षेत्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इंडस्ट्री डायलॉग 2 में छत्तीसगढ़ को 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। ये प्रस्ताव IT, स्वास्थ्य और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हैं। सरकार ने निवेशकों को रियायतें दी हैं जिससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे औद्योगिक विकास के लिए मील का पत्थर बताया। इससे छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। भिलाई में उनके घर पर छापेमारी के बाद कई दस्तावेज जब्त किए गए। ईडी का दावा है कि इस घोटाले में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई। यह गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ की सियासत में तूफान ला सकती है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। भिलाई में एक फुटबॉल कोच की कार्डियल अरेस्ट से मृत्यु हो गई। यह घटना स्थानीय खेल समुदाय के लिए झटका है। कोच अपनी मेहनत और समर्पण के लिए जाने जाते थे। प्रशासन ने परिवार को सहायता का भरोसा दिया है। स्थानीय लोगों ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की। इस घटना ने स्वास्थ्य जागरूकता की जरूरत को फिर से उजागर किया है। 18-19 जुलाई को छत्तीसगढ़ में मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट और बारिश की भविष्यवाणी की है। इससे किसानों को राहत मिल सकती है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बारिश से फसलों को फायदा होगा लेकिन बाढ़ की आशंका भी है। रायपुर में दूसरे राज्यों के 4027 राशन कार्ड धारकों द्वारा लाभ उठाने का खुलासा हुआ। ये लोग छत्तीसगढ़ में राशन सुविधा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने कार्रवाई शुरू की और राशन वितरण में पारदर्शिता के लिए नए नियम लागू किए। इससे सही हकदारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 8 से 51 नई एम्बुलेंस शुरू करने की घोषणा की। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। खासकर सुदूर इलाकों में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी। यह स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है।
छत्तीसगढ़ में 1.5 साल में 107 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया और जांच तेज की। लोगों से अनजान लिंक और कॉल से सावधान रहने की अपील की गई। साइबर क्राइम से निपटने के लिए सरकार ने नई तकनीक अपनाने का फैसला किया। युक्ति युक्तकरण के तहत छत्तीसगढ़ में 30,694 शिक्षकों के पद समाप्त किए गए। इस फैसले से शिक्षा क्षेत्र में विवाद छिड़ गया है। शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू किया और सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की। यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता पर असर डाल सकता है। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। उन्होंने 12,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बिहार में उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर विकास रोकने का आरोप लगाया। 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में विपक्षी दल भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। यह बैठक 2024 के बाद की सियासत को दिशा दे सकती है। कांग्रेस, टीएमसी और अन्य दलों के नेता शामिल होंगे। विपक्ष की एकजुटता और बीजेपी के खिलाफ रणनीति इस बैठक के मुख्य मुद्दे होंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की 20 मिनट की बंद कमरे में मुलाकात ने सियासी हलचल मचा दी। इस मुलाकात के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अटकलें तेज है। कुछ का मानना है कि यह आगामी चुनावों से जुड़ा हो सकता है। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू कर दी है। दिल्ली के 43 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले, जिससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई। पुलिस ने जांच शुरू की और स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। यह घटना साइबर सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर करती है। अभिभावकों में डर का माहौल है और सरकार ने सख्त कदम उठाने की मांग हो रही है। इंडिगो की दिल्ली गोवा फ्लाइट का इंजन फेल होने के बाद मुंबई में आपात लैंडिंग हुई। सभी यात्री सुरक्षित है, लेकिन यह घटना विमानन सुरक्षा पर सवाल उठाती। इंडिगो ने जांच शुरू की और यात्रियों को मुआवजा देने का वादा किया। इससे यात्रियों का भरोसा कम हो सकता है। फिरोजपुर के किसान अमृतपाल सिंह गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान चले गए। उनके परिवार ने सरकार से मदद मांगी। विदेश मंत्रालय इस मामले को देख रहा है। यह घटना सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा और जागरूकता की कमी को दर्शाती है। परिवार को जल्द मदद की उम्मीद है। तमिलनाडु सरकार ने त्रिभाषा नीति को वापस ले लिया। केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी ने इस पर विवाद खड़ा कर दिया। कुछ संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया, जबकि कुछ ने विरोध किया। यह नीति भाषाई विविधता और शिक्षा पर असर डाल सकती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह की ताजा खबरों के लिए बने रहिए संदेश भारत के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। नमस्कार।